Very good morning. Good morning. Good morning. दो मिनट बस सब लोग आ जाए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग. देखो थोड़ा सा पहले का रिकैप ले लेते हैं जब तक सब लोग आ भी जाएंगे अपने पास. यस मैम. आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है या फिर इसको रोटेट करूं? अगर आपको पूरा प्रॉपर विजिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर. विजिबल है. ओके. देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है. हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उनके कुछ बेसिस चलते हैं और थोड़ा बहुत हम लोगों ने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में देखा था. और हाँ, एक बार हमने मॉड्यूल को भी एक बार देख लिया था कि होती कैसी है मॉड्यूल. तो देखो हम लोगों ने कंपनी के फीचर्स में देखा था कि जिसको हम बोलते हैं क्लैप्स, यानी कि कॉमन सील होता है कंपनी का जो कि कंपनी के लिए ऑप्शन है. एक हमने देखा था लिमिटेड लायबिलिटी होता है कंपनी का. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का जो कंटिन्यूअंस है वो फॉरएवर रहेगा. किसी भी मेंबर के आने या जाने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. एंड द लास्ट वन, गाइस सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या वॉइस में? कुशाल आप एक बार म्यूट करके फिर से अनम्यूट करो, शायद आपको वॉइस क्लियर आने लगे. बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा.
और लास्ट में हमने एस से देखा था, एस इज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी खुद अलग होती है। कंपनी की प्रॉपर्टी विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी ओनली एंड मेंबर की प्रॉपर्टी विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर ओनली। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपनी का मीनिंग और डेफिनेशन अलग चीज है। मीनिंग हमें पता है क्या होती है, कंपनी ग्रुप एसोसिएशन होता है जिन लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ टाइप की कंपनीज होती है, हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग सेक्शन 8 कंपनी की बात करते हैं, ये भी अलग टाइप की ही कंपनी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा था, जो हमने देखा था एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, जिसमें हम लोगों ने देखा था, ये 26 नहीं गाइस, ये 20 है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में हमने देखा था कि कंपनी क्या होती है। कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनी है, वो भी कंपनी है, और जो 2013 से पहले किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है। जस्ट फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 9। गाइस प्लीज, मैं आपको म्यूट करती हूँ, आप लोग फिर से अनम्यूट कर लेते हैं, उसकी वजह से आप लोग का जो एरर है ना, उससे सब कोई परेशान होते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, अदरवाइज म्यूट रखिए। तो सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि जस्ट फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कोई कंपनी बनी है या उससे पहले भी कोई कंपनी बनी है, तो उन्हें भी हम क्या मानेंगे, कंपनी की डेफिनेशन में ही उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, टाटा है, ये सारी कंपनीज आज की थोड़ी ना बनी हुई है या 2013 के बाद थोड़ी ना बनी है, ये कंपनीज तो पहले ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। तो ये कंपनीज क्या कंपनी की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करती क्या, या फिर क्या इन पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होगा? तो हमने बोला कि नहीं जी, इन पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि 220 के अकॉर्डिंग हमने एक डेफिनेशन रखा है कंपनी का, जिसमें ये बोला गया है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब चाहे इस एक्ट में वो बनी हो, चाहे इससे पहले के किसी एक्ट में बनी हो, हम उसे कंपनी ही मानेंगे। फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज देखे थे, जिसमें हमने सिर्फ 3 टाइप्स डिस्कस किए थे। 3 कौन से डिस्कस किए थे हमने? हमने देखा था, एक तो सॉरी एक तो हमने देखा था रजिस्टर्ड कंपनीज के बारे में। रजिस्टर्ड कंपनीज में हमने देखा था कौन से रजिस्टर्ड होती है कंपनीज। एक कंपनी के टाइप हमने देखा था चार्टर कंपनीज, और एक हमने देखा था स्टेट्यूटरी कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनी की बात हम लास्ट में करेंगे। चार्टर कंपनी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये होती है जिनको किंग एंड क्वीन बनाते हैं, और अब क्योंकि किंग एंड क्वीन एग्जिस्ट नहीं करते, तो इस तरीके की कंपनीज भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरीके की कंपनीज आजकल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। स्टेट्यूटरी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, ये वो कंपनीज होती है जिनके लिए एक पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट पास होता है और उस एक्ट के अंडर इन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आरबीआई है, बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सब के लिए एक अलग एक्ट पास होता है। इन सब पर भी कंपनीज एक्ट लगता है, इन सब पर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। किस हद तक अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बट स्टेट्यूटरी कंपनीज वो जिनके लिए अलग स्टेट्यूट बना है। अलग स्टेट्यूट का मतलब एक अलग पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है और उस एक्ट के तहत उन्हें बनाया गया है, उस एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड होती है। और रजिस्टर्ड कंपनीज का मतलब वो सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, उन सबको क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड कंपनीज बोला जाता है। फिर हमने बात की थी हमारी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी में हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी और कुछ हमारी बाकी रह गई थी। आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, तो जो पहले हमने डिस्कस कर लिया था उसको थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमने देखा था कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, इनको बोला जाता है एनपीओ। एनपीओ बोले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब जिनका मोटिव प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं होता है, इन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स का उम्मीद नहीं होता है, इन्हें जस्ट क्या करना होता है, इनका काम होता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना। चैरिटी ही इनका मेन ऑब्जेक्ट इनका चैरिटी ही माना जाता है।
तो इस तरीके की कंपनीज जिनको हम एनपीओ बोलते हैं, उनका मोटिव क्या होता है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मोटिव के लिए वो लोग वर्क नहीं करते हैं। तो फिर इनका ऑब्जेक्ट होता क्या है? इनके ऑब्जेक्ट होते हैं ये जो लिस्ट है ये होते हैं इनके ऑब्जेक्ट। गाइस आप लोगों ने इसे मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप ये नोट डाउन कर चुके हैं, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी शेयर करवा चुकी थी आपके उस ग्रुप पर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ये सब कुछ लिख चुके हैं ऑलरेडी, आपके पास है ये चीज। हाँ जी, वेरी गुड विशाल। तो देखो, हाँ हाँ ठीक है, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में हमने क्या माना। देखो ये जो इनको लर्न करने का ट्रिक क्या है, तीन तो हमारे सब्जेक्ट चलते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स। उसके अलावा आपके माइंड में जो पहले चीजें आती ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, चैरिटी, रिलीजियन, वेलफेयर, डोनेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, जितनी भी तरीके की आपको हेल्प मिलती है, डोनेशन भी हेल्प हो गया, चैरिटी हेल्प हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हुआ। एक ये जो वर्ड है, ये मैंने गलती से क्या किया था, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया था एनवायरनमेंट, जबकि एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब फ्री स्कूलिंग प्रोवाइड करवाना। रिसर्च, रिसर्च मतलब आप लेबोरेटरी में एक रिसर्च करें, जैसे फॉर एग्जांपल करंट केस की बात करूं तो आप रिसर्च कर रहे हैं कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए, कि हम लोग इससे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो वो रिसर्च भी आपका क्या हो गया, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में आ सकता है। सोशल वेलफेयर है आपका ऑब्जेक्ट, है स्पोर्ट्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करना। इस तरीके के ऑब्जेक्ट जो रखते हैं उन्हें बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, अब आपने ये रख तो लिया आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि आप लोग रियल में चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि आप फ्रॉड चीटिंग कर रहे हैं और पब्लिक के साथ। तो इस वजह से क्या लेकर आया गया, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको क्या बोला गया, लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का मतलब क्या है यहाँ पर? सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कोई मेरे को ये मत बोलना मैम आपने जीओवीटी लिखने से तो मना किया था, ये मैंने आपको एनसे शीट में लिखने से मना किया था। आप नोट्स में इन वर्ड्स को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मैंने भी यूज किए हैं। ये इस तरीके से मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि मैंने कौन से शॉर्ट वर्ड्स यूज किए हैं। तो ये लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिल जाता है जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। कुछ वर्ड्स आपको अपने नाम के बाद यूज नहीं करने पड़ते हैं, जैसे ये प्राइवेट नहीं गाइस, ये लिमिटेड है। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी। लिमिटेड वर्ड कौन सी कंपनीज यूज करती हैं? पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनीज यूज करती हैं? प्राइवेट कंपनीज। और ओपीसी जो 1% कंपनीज होती हैं वो यूज करती हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सेक्शन 8 कंपनी को यूज नहीं करने होते हैं, क्योंकि आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट है या ओपीसी है। ठीक है, फिर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स जो होते हैं उन्हें एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, मेंबर्स को दिया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? डिविडेंड पहले तो होता क्या है, डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभांश मतलब लाभ में आपका हिस्सा, प्रॉफिट्स में आपका जो शेयर बनता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। अब क्योंकि इस कंपनी का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं होता है, तो इसी वजह से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जाता है, मेंबर्स में इन्हें शेयर नहीं किया जाता है। ये कंपनीज जो होती हैं उनका प्रॉफिट फिर किया क्या जाता है इस प्रॉफिट का? अब आपके माइंड में आ सकता है ये क्वेश्चन कि मैम किया क्या जाएगा इस प्रॉफिट का? प्रॉफिट को क्या किया जाता है? सेम ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, सेम ऑब्जेक्ट को प्रमोशन दिया जाता है। तो प्रमोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनका मकसद जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये लोग सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वर्क करते हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कल कर चुके थे लास्ट क्लास में। इसके अलावा देखो क्या है, अगर इस कंपनी को कन्वर्जन करवाना है, हम ऑलरेडी 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड लाइसेंस लेना होता है, फोर्थ आता है हमारा ये कि अगर आपको खुद की कंपनी को कन्वर्जन करवाना है, कन्वर्जन का मतलब ये सेक्शन 8 जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये खुद को कन्वर्ट करवाना चाहती है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोले तो या तो ये किसी पब्लिक कंपनी में खुद को बनाना चाहती है, या फिर कन्वर्ट करना चाहती है, या फिर किसी प्राइवेट। अब पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो वहां प्रॉफिट अर्न करना ही आपका मोटिव होता है।
तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और या फिर आप अपने एओए और एमओए इनको ऑल्टर करना चाहते हैं, इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना होता है। क्यों पूछना होता है? जब कंपनी को बनाया गया था, जब आपके एओए और एमओए को पहली बार बनाया गया था, तब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया था, लाइसेंस लिया था ना आपने। उस वक्त आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। तो आपने जब पहले बने थे, बनाया गया था आपको, उस वक्त आपने सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट को बताई थी। अब जब आप उन बातों में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब कुछ बताना पड़ेगा कि देखिए हम लोग इस तरीके के चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा, उसके बाद के हमने टॉपिक्स देखे नहीं थे, अभी देखेंगे हम लोग उसके बाद के टॉपिक्स। देखो उसके बाद में क्या लिखा है, उसके बाद ये है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट आपका इसके अंदर, कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, सेक्शन 8 कंपनी में भी वो लायबिलिटी क्या रहेगी? एलटीडी का मतलब है लिमिटेड, लिमिटेड ही रहेगी। अब आप बोलोगे कि मैम लिमिटेड कैसे रहेगी? सेक्शन 8 कंपनी के अंदर भी कुछ एसेट्स होती हैं और कुछ लायबिलिटीज होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज को आपस में ही सेट ऑफ कर दिया जाता है, और जो मेंबर जितनी लायबिलिटी इनकर करते हैं, जितना लायबिलिटी के लिए उन लोग प्रॉमिस करते हैं, बस उतनी ही लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं होती है। देखो सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ना, है तो ये भी कंपनी ही ना, कंपनी ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसको कंपनी के सारे फीचर्स मिलते हैं। कौन से फीचर्स की बात कर रही हूँ मैं? जो हमने ये क्लैप्स पढ़े थे, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जितने भी फीचर्स हैं वो सारे सेक्शन 8 कंपनी को भी मिलते हैं। यानी कि ये भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी भी क्या होती है? लिमिटेड होती है, इसे भी परपेचुअल सक्सेशन मिलता है, और इसका भी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, मेंबर से ये भी अलग मानी जाती है। तो ये पॉइंट को आपको इतना प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ भी लिमिटेड होती है, जैसा कि हम नॉर्मल कंपनीज के केस में पढ़कर आए हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे केस लॉ बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ये पॉइंट जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है वो समझना। देखो आप लोगों को मैंने ये बोला, कंपनी जो होती है उसके पास एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट होती है कंपनी, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सेपरेट फ्रॉम इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है उन लोगों से कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का एग्जिस्टेंस जो होता है वो अलग माना जाता है। ये तो मैम हमें पता है। तो देखो क्या होता है, कंपनी सेपरेट है, यानी कि कंपनी अलग चीज हो गई, कंपनी के मेंबर अलग चीज हो गए। अगर मान लो ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, देखो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, अपने अंश जारी करती है। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी इनके शेयर्स को ले सकता है, कोई भी बंदा इनके शेयर परचेज कर सकता है। अब कोई भी बंदा बोलने से मेरा मतलब था, अगर वो इंडिविजुअल है, यानी कि मान लो वो मिस्टर पी है, तो ये भी इस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, ये भी इसके मेंबर बन सकते हैं। और अगर ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि मान लो ये कोई कंपनी है QX लिमिटेड, ये अगर कोई कंपनी है तो भी ये इस कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है। अब आप बोलोगे मैम कंपनी खुद के नाम पे शेयर परचेज कैसे करेगी? क्यों नहीं कर सकती? मैंने आपको बताया था कि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, इसके नाम का इज्जत होता है, इसके नाम की वैल्यू होती है, इसके नाम का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ पर ये कंपनी खुद के नाम से शेयर परचेज कर सकती है। मिस्टर पी जिस तरीके से, यानी कि ये एक पर्सन है तो ये भी एक पर्सन है, ये अगर खुद के नाम से शेयर परचेज कर सकता है तो ये भी खुद के नाम से किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है। मतलब इससे मैं क्या समझाना चाहती हूँ, एक कंपनी खुद के नाम से किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज अगर करना चाहती है तो कर सकती है। मान लो कि ये मिस्टर पी इस कंपनी में भी मेंबर है, समझना मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ।
ये मिस्टर पी इस कंपनी के XYZ लिमिटेड के तो शेयर परचेज कर ही रहा है, वो QX लिमिटेड का भी क्या है, मेंबर है। क्या वो बन सकता है ऐसा मेंबर? ऑफ कोर्स वो बन सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन खुद के नाम से शेयर परचेज कर रहा है, वो कर सकता है। और अगर कंपनी खुद के नाम से शेयर परचेज करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। मान लो XYZ लिमिटेड जो कंपनी है उसके इतने सारे मेंबर्स हैं, ये इंडिविजुअल मेंबर्स भी अपने नाम से शेयर परचेज कर सकते हैं और कंपनी भी खुद के नाम से अलग शेयर परचेज कर सकती है, क्योंकि ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है मैम, आप क्यों पका रहे हो? हम लोग को इतना पता था। ये पकाने का रीजन था, यहाँ पर मेरा कंक्लूजन ये था बताने का कि कंपनी भी खुद के नाम से शेयर परचेज करेगी और कंपनी के मेंबर्स इंडिविजुअली भी खुद के नाम से शेयर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। अब अगर मैं यही बात करूं फर्म की, पार्टनरशिप फर्म में, तो आप लोग अगर पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़कर आए तो देखना क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में। मान लो कि ये XYZ एंड एसोसिएशन नाम से उन लोगों ने खुद का एक फर्म बना रखा है। अब क्या होगा, ये XYZ लोग, ये जो एसोसिएशन है इसमें 3 पार्टनर्स हैं, X, Y एंड Z। इन लोग चाहते हैं कि ये PQR लिमिटेड जो कंपनी है उसके शेयर परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, Z इंडिविजुअली इसके शेयर परचेज कर सकता है, Y इंडिविजुअली खुद के नाम से शेयर परचेज करना चाहे कर सकता है, X इंडिविजुअली खुद के नाम से शेयर परचेज करना चाहे तो भी कर सकता है। ये चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली तो परचेज ऑलरेडी कर ही रखे हैं, हम XYZ एंड एसोसिएशन यानी फर्म के नाम से हम इस कंपनी में शेयर परचेज कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो ये माना जाता है दैट फर्म इज इक्वल्स टू पार्टनर्स। जबकि आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी और मेंबर ये क्या सेम होते हैं? नहीं होते हैं। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। फर्म के केस में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म को ये फीचर नहीं मिलता है। फर्म इज इक्वल्स टू पार्टनर मानी जाती है। तो पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के भी शेयर परचेज कर सकते हैं, लेकिन फर्म के नाम से नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म कोई पर्सन नहीं होता। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो खुद के नाम से डील कर सकता है, लेकिन फर्म का कोई आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता है ये। इसलिए पार्टनर पर्सन है, इसलिए पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्म कोई पर्सन नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, वो शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। अब जो मैंने आपको ये रूल बताया ना कि पार्टनरशिप फर्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो सेपरेट पर्सन नहीं होती, उसका सबसे बड़ा अपवाद या एक्सेप्शन होता है। आपको अगर ये पता हो कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब एक ऐसी चीज जिस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, जिस पर वो रूल अप्लाई नहीं होता। मैं कौन से रूल को अप्लाई नहीं करना चाहती? फर्म खुद के नाम से शेयर परचेज नहीं कर सकती, पार्टनर इंडिविजुअली ही परचेज कर सकते हैं। खाली सिर्फ पार्टनर्स के नाम का वैल्यू है, फर्म के नाम का वैल्यू नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी। आप लोग जब पार्टनरशिप फर्म का पूरा एक्ट पढ़ेंगे ना, पार्टनरशिप एक्ट, उसमें आपको वैसे तो ये बहुत डिटेल में मिलेगा, बट अभी जब आप सेक्शन 8 कंपनी पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये समझ आना जरूरी है ये पॉइंट, और इससे केस भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने ये बोला फर्म इज इक्वल्स टू पार्टनर्स नॉर्मल केस में, बट उसका एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। कैसे है एक्सेप्शन, वो देखो हम बताते हैं आपको इस टॉपिक में। ये देखो यहाँ आपको दिख गया होगा क्या लिखा है, पार्टनरशिप फर्म मे बिकम इट्स मेंबर। इट्स मेंबर मतलब सेक्शन 8 कंपनी, मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी के अंदर पार्टनरशिप फर्म चाहे तो खुद के नाम से भी शेयर परचेज कर सकती है। मतलब कि जो हम लोग पढ़ रहे थे ना XYZ एंड एसोसिएशन,
इसके 3 मेंबर एक्स, वाई और जेड, सॉरी पार्टनर्स। ये पार्टनर इंडिविजुअली भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एसोसिएशन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी के पर्पस के लिए ये एसोसिएशन यानी कि ये जो फर्म है, ये फर्म और इन पार्टनर्स को अलग अलग कैपेबल, अलग अलग इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है। फर्म इज इक्वली केपेबल टू इन्वेस्ट। क्यों है केपेबल इन्वेस्ट करने के लिए, ये आप पूछ सकते हैं। तो देखो पार्टनर ये इसलिए है क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 कंपनी का एक्सेप्शन रखा गया है इस चीज को, ठीक है। इस पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे केस बनता है कि नॉर्मल केस में आपको देखकर ऐसे लगेगा कि यार ये पार्टनरशिप एक्ट का टॉपिक है, इसमें हमें पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन एक्सप्लेन करने हैं, जबकि एक्चुअली वो आपसे सेक्शन 8 कंपनी के प्रोविजन पूछ रहा होता है। एक्सेप्शन इसी को प्रवीण, मैं आपका डाउट नहीं समझ पाई। देखो जब लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया था उस वक्त बोला था कि सेक्शन 8 कंपनी ना वो एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि सेक्शन 8 वेलफेयर के लिए काम कर रही है और हमारा मोटिव क्या है, इसको बढ़ाना या कम करना। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये इंक्रीज करे। इंक्रीज का मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े। आपने बोला कि सेक्शन 8, मैम बच्चों डाउट आया एक, मैम आपने बोला कि सेक्शन 8 कंपनी को ऑल ट्रीटमेंट क्यों नहीं, आपने नहीं बोला। हाँ, फर्म बिजनेस के लिए होती है और एनपीओ में उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो एनपीओ में जो इन्वेस्ट कर रही है वो प्रॉफिट के लिए कर भी नहीं रही है। वो एनपीओ में प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट नहीं करती है, वो बस पैसा लगा के छोड़ देती है और उसकी मेंबर बन जाती है कि हम भी इन्वेस्ट कर मतलब एक तरह से समझ लो कि ये जो फर्म है ना, ये सोच रही है कि अब मैं भी सेक्शन 8 को पैसा दे सकती हूँ, अब मैं भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती हूँ और मैं भी क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। मतलब फर्म चाहती है कि मैं भी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ, तो आप सेक्शन 8 में इन्वेस्ट कर सकते हो उस केस में। अब देखो आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के शेयर ही क्यों परचेज कर सकता है। ओके, अभी मैं समझ गई। देखो फर्म जो होती है नॉर्मली आपका देखो प्रवीण का एक डाउट है कि मैम फर्म जो होती है वो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में ही क्यों इन्वेस्ट कर सकता है, बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता। तो देखो बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि फर्म सेपरेट नहीं होता, फर्म को सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। फर्म को माना जाता है कि फर्म इज इक्वल्स टू पार्टनर। फर्म इज इक्वल्स टू पार्टनर का मतलब पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। और वो जो लोग इसे बनाते हैं वो लोग फर्म से अलग नहीं होते हैं। वहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट चलता है कि हर कोई किसी के लिए लायबल होगा। क्यों चलता है, क्योंकि ये दोनों सेपरेट नहीं होते। मतलब अगर मैं आपको वैसे समझाऊं, अगर आपको लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैं, फर्म जो होता है वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता है, उसके खुद के नाम का कोई वैल्यू नहीं है जब तक पार्टनर को इंक्लूड ना करो। कंपनीज के केस में तो कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। मेंबर्स की सबकी डेथ भी अगर हो गई है तो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर सारे पार्टनर्स को आप हटा दो ना तो फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, वहां फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फर्म का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। इसी वजह से पार्टनर्स इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर लेते हैं दूसरे फर्म्स, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन फर्म खुद के नाम से नहीं कर पाती क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट इसको नहीं मिलता है, ये सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती है। इनफैक्ट इसके अंदर तो एक रूल और है, अगर आप आगे पढ़ोगे या कहीं आप पढ़कर भी आए हैं, पार्टनरशिप फर्म्स को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहो तो फर्म को रजिस्टर करवाओ और चाहो तो ना भी करवाओ, चल जाता है वहां पर काम। कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है।
कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है दूसरे में, ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, खुद का इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है, मान लिया कि फर्म किसी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो ये सेक्शन 8 में क्यों कर सकती है? फिर सेक्शन 8 में इसलिए कर सकती है क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, लॉ मेकर ये मान के चल रहे हैं कि आपको वेलफेयर बढ़ाना है, जितना ज्यादा हो सके आप ये चाहते हैं कि हम इसको वेलफेयर को बढ़ाते जाएं। और वेलफेयर को बढ़ाना है, इस वजह से ये बोला गया कि फर्म खुद के नाम से भी अगर वेलफेयर करना चाहे तो कर सकती है। नॉर्मली इसको सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट इसको नहीं मिलता, लेकिन हाँ हाँ मयंक, आपका बिल्कुल सही है, आपने जो समझा है वो बिल्कुल सही है। मयंक ने पूछा है कि मैम क्या इंडिविजुअल की जगह वो फर्म खुद के नाम से परचेज कर सकता है क्या साथ में? तो वो सही बोला है मयंक आपने। फर्म खुद के नाम से उन शेयर्स को परचेज करता है, फर्म के नाम का वहां वैल्यू चल जाता है। इस सेक्शन 8 कंपनी में फर्म भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इस फर्म फर्म का नाम चल जाएगा यहाँ पर। प्रवीण, आपका डाउट क्लियर हुआ? देखो डाउट आया कि मैम अगर कंपनी शेयर्स परचेज करेंगी तो फिर जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा वो प्रॉफिट्स में से इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर मेंबर्स देंगे? देखो मेंबर्स नहीं देंगे वहां पर आपको पैसे, क्योंकि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। मेंबर की प्रॉपर्टी मेंबर की ही मानी जाएगी, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की मानी जाएगी। मेंबर को इन्वेस्ट करना है खुद के प्रॉफिट्स में से करो, कंपनी को इन्वेस्ट करना है खुद के प्रॉफिट्स में से करो। कंपनी अपनी एसेट्स को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है और मेंबर अपनी एसेट्स को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। देखो जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उसके लिए एक बड़ा डिसीजन आता है कि कितना प्रॉफिट्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कंपनी का कितना प्रॉफिट फर्दर इन्वेस्ट करने में यूज किया जाएगा। देखो इसको हम लोग वैसे बोलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है, डिविडेंड डिसीजन बोला जाता है इसको। डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग, जैसे मान लो मेरे को कंपनी में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब मैं ये 10 लाख सारे मैं मेंबर्स में थोड़ा ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और वो सारा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये गलत है, ये आप अपने माइंड से निकाल दो। इस 10 लाख में से मैंने मान लो 8 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 2 लाख मैंने अपने पास रख लिया कि मुझे फर्दर इन्वेस्ट करना है कहीं पर। या ये केस रिवर्स भी हो सकता है, मैं 8 लाख अपने पास रखूंगी कि मैं और इन्वेस्ट करूंगी और 2 लाख मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। इस 8 लाख को मैंने और कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से मुझे और प्रॉफिट मिलेगा, उस और प्रॉफिट का कुछ शेयर मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करके फिर कुछ अपने पास रख लूंगी। इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता जाता है, लेकिन सारे प्रॉफिट्स को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता कि आप सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर तो कंपनी के पास खुद का पैसा ही कहाँ रह जाएगा, कंपनी खुद के नाम से ऑपरेट कैसे कर पाएगी? ठीक है। नहीं, हाँ मैं, उनका क्वेश्चन है कि सेक्शन 8 कंपनी के अलावा क्या फर्म बाकी कंपनीज में खुद के नाम से इन्वेस्ट नहीं कर सकता? तो मयंक वो नहीं कर सकते बाकियों में, क्योंकि उनका आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होते हैं वो, उनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसके फर्म के नाम का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फर्म का नाम अपने आप में कुछ नहीं होता है, फर्म इज इक्वल्स टू पार्टनर्स होता है। फर्म तब तक ही है जब तक पार्टनर्स है। पार्टनर खुद चाहे तो इंडिविजुअली अलग अलग अपने अपने नाम से परचेज कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन फर्म अगर सेक्शन 8 कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में ही होता है, इसीलिए ये रूल इतना अलग चलता है। ओके, एनी मोर डाउट्स? देखो आपका डाउट चेक कैसा भी हो, आपको ये चीज का डरने का जरूरत नहीं है कि मैम क्या बोलेगी, आजू बाजू वाले लोग क्या सोचेंगे। आपके आसपास के स्टूडेंट्स को भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। तो अगर आपके माइंड में कोई छोटा मोटा कितना भी वाहियात डाउट हो, आप लोग टाइप करके पूछ सकते हो इजीली मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डाउट नहीं है तो ओके,
डाउट नहीं है तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये समझ आ गया। देखो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसको घर पर जाके अच्छे से समझ ले, अच्छे से मतलब माइंड में एकदम क्लियरली बिठा ले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गौरव, ठीक है। आप आराम से कल तक इसको, इस पर घोर मनन चिंतन करके कल भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं चलती हूँ अपने लास्ट टॉपिक पर, जिससे आपको मैं ये बता दूं, ये जो सेक्शन 8 कंपनी आप पढ़ रहे हैं ना, ये डिट्टो इंटर में मिलेगा आपको। सीए इंटर में भी ये एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम कंसेप्ट मिल जाएगा आपको। वहां पर इंटर में अभी जो लास्ट अटेम्प्ट आया था पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस को लेकर एक पूरा केस स्टडी बनाकर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेक्शन 8 कंपनी जितना फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट है, उतना ही सीए इंटर में भी इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद करना है आपको। ऐसा मत समझना कि शॉर्ट टाइम के लिए आप याद करो। कंसेप्ट को समझ लो एक बार, समझने के बाद वो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और मैं इसीलिए इस टॉपिक पर इतना फोकस कर रही हूँ। तो देखो अभी हमने ये देखा था, देखो गाइज आपको एक चीज समझना पड़ेगा अभी इसके लिए। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन 8 कंपनी एक लाइसेंस लेती है। उस लाइसेंस को क्यों लिया जाता है? ताकि आपको आप कोई फ्रॉड वगैरह ना करो, इस चीज का हम अश्योर कर सके कि आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो। इस चीज के लिए आप लाइसेंस लेते हो। लाइसेंस लेने के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे काफी सारे डॉक्यूमेंट मंगवाता है और काफी सारे आपको कंडीशंस देता है। आपसे काफी सारे डॉक्यूमेंट मंगवा कर आपको लाइसेंस देता है, और उस लाइसेंस में काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि आपको, जब तक आप हमारी शर्तों को नहीं मान लेते तब तक आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं चला सकते। ये कंडीशंस या ये जो शर्तें आपको दी जाती है, आपको ये माननी जरूरी है। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया जाता है। एग्जिस्टेंस खत्म करने के ही ये प्रोसेस हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। देखो इस लास्ट टॉपिक में ये क्या बोल रहा है, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का मतलब है कि जो लाइसेंस आपने खुद को बनाने के टाइम पर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, अब उसको रिवोक किया जा रहा है, मतलब अब उसे कैंसिल किया जा रहा है। अब आपका ये लाइसेंस रद्द किया जाता है। अब आज के बाद से आप एज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम लाइसेंस क्यों कैंसिल किया जाता है, तो वो देखो वो तब कैंसिल किया जाता है जब ये 4 कंडीशंस अराइज होती हैं, जब ये 4 सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं, ये 4 सिचुएशन अराइज होंगी, तब आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखो क्या है वो 4। पहला, वॉयलेट ऑब्जेक्ट। वॉयलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना, किस चीज का उल्लंघन कर रहे हो आप, किस चीज को तोड़ रहे हो, किस चीज को मना कर रहे हो मानने से, जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स थे। ऑब्जेक्ट मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब अगर आप बोलते हो तो ये ऑब्जेक्ट मतलब कि मान लो आपकी कंपनी बनी थी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन आप इससे छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में आप काम करने लगते हो। आपकी कंपनी बनी थी फ्री में लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, लेकिन आप इसे छोड़कर कोई और काम करने लगते हो, या आप प्रॉफिट बनाने लगते हो। सीक्रेटली आप प्रॉफिट बनाने लग रहे हो, सीक्रेट प्रॉफिट्स कमा रहे हो आप लोग। ऐसे सब चीजों में आप क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को वॉयलेट कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का उल्लंघन कर रहे हो, इसे तोड़ रहे हो। हमने आपको लाइसेंस जो दिया था वो इस चीज के लिए दिया था कि आप प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डील करेंगे। लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को तोड़ते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट तो ये था वॉयलेट्स द ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कॉन्ट्रावेन कंडीशंस। कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है कंडीशन। कॉन्ट्रावेन और वायलेट ना लगभग सिनोनिम्स है एक दूसरे के, मतलब कि यहाँ भी यही है, उल्लंघन करना। अभी ऊपर वाले में आप किस चीज का उल्लंघन कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा रहा था जिसके लिए आप बनाए गए थे, जिसके लिए आपको सेक्शन 8 कंपनी का ये स्टेटस दिया गया था, आप उसे तोड़ रहे थे। सेकंड में आप किसे तोड़ रहे हैं, कंडीशंस। किस चीज की कंडीशन, जो मैंने अभी आपको बताया था
कि लाइसेंस जब आपको मिलता है तो आपको काफी सारी शर्तों का पालन करना होता है, काफी सारी कंडीशंस होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उन कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन करते हैं या फिर उल्लंघन करते हैं उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, उन्हें नहीं मानते, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड है कंडक्ट फ्रॉडुलेंटली। अब ये तो आपको सबको पता होगा, मतलब आपकी कंपनी फ्रॉड कर रही है, फ्रॉडुलेंटली आप चला रहे हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप बोल रहे हैं हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट करने के बहाने आप उन्हें टेररिज्म सिखा रहे हैं। आप बोल रहे हैं हम उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि एक्चुअली आप उनके बॉडी पार्ट्स को बेच रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप करते हैं, आप कुछ और बोलकर कुछ और काम कर रहे हैं, स्मगलिंग करने लग रहे हैं आप लोग। इस तरीके के जो भी काम आप करने लगते हैं और अगर आप पकड़ में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाता है। और लास्ट फोर्थ क्या है, मैंने बोला था आपको 4 चीजें ऐसी है जब आपका लाइसेंस खत्म कर दिया जाता है, आपका लाइसेंस को इनवैलिड बता दिया जाता है। तो 3 तो हमने पढ़ लिया, या तो आप अपने ऑब्जेक्ट नहीं निभा रहे हैं, या उनकी शर्तों को नहीं मान रहे हैं, कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहे हैं, आपका काम ऐसा है, लोगों को धोखा दे रहे हैं आप लोग। एंड द लास्ट वन इज प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट तो आप समझते होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों का हित, और प्रीजुडिशियल मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। जब आप लोगों को हार्म पहुंचाने लगते हैं, जब आप लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम नहीं करने की लोगों के हित में काम करने की बजाय आप लोगों को ही नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं। अगर ये चारों कंडीशंस में से कुछ भी हुआ, कभी भी अगर ये 4 कंडीशंस में से कोई भी एक लग गई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगेगा ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। अब जब आपका लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा तो 3 केसेस होंगे। पहला, स्टेटस चेंज। स्टेटस चेंज का मतलब होता है जब आपको लाइसेंस मिला तब आपको एक एग्जम्पशन मिला था। कौन सा एग्जम्पशन? आपको ये वर्ड्स यूज नहीं करने, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ओपीसी, ये वर्ड्स आपको अपने नाम के आगे यूज नहीं करने। लेकिन अब लाइसेंस को जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब आपको ये नाम अपने नाम के आगे यूज करने पड़ेंगे। आप बोलोगे मैम नहीं समझ आ रहा, हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा हो, बट थोड़ा सा फोकस करना है इस टॉपिक के ऊपर। देखो क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर लाइसेंस मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब लाइसेंस मिला था उस वक्त एक एग्जम्पशन मिला था हमें कि हमें ये वर्ड्स यूज नहीं करने। अब जब आप ये लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो तो आपका ये एग्जम्पशन भी खत्म। एग्जम्पशन खत्म का मतलब अब आपको अपने नाम के आगे ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। अब आप ऐसे तो है नहीं कि आप सेक्शन 8 की तरह काम करते करते इनको यूज कर लेंगे। अगर आप इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली, अगर आप लिमिटेड वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब आपने अपनी कंपनी को कन्वर्ट करवा लिया है पब्लिक कंपनी में। अगर आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, मतलब आपने अपनी कंपनी को कन्वर्ट करवा लिया है प्राइवेट कंपनी में। बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब आपको लाइसेंस कैंसिल होगा उस वक्त आपको अपनी कंपनी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। कौन सी कंपनी में? या तो पब्लिक में, या फिर प्राइवेट में, और या फिर किसी ओपीसी या स्मॉल कंपनी में, किसी और टाइप में आपको खुद को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आप फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं रहेंगे। तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब स्टेटस चेंज के साथ इन दोनों में से एक चीज होगी। क्या होगी? या तो आपका अमलगमेशन हो जाएगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है समामेलन। समामेलन मतलब ये बी, इन दोनों को मिक्स करके ए बी बना दिया जाएगा। आपकी कंपनी को अमलगमेट कर दिया जाएगा किसी दूसरी कंपनी के साथ में, दोनों कंपनीज हाथ मिला लेगी, तो उसे बोला जाता है अमलगमेशन। अब आप बोलोगे मैम अमलगमेशन क्यों होगा? बस एक बात तो ये समझो अमलगमेशन होता क्या है। अमलगमेशन मतलब 2 कंपनीज को जोड़ना, समामेलन मतलब 2 कंपनीज का साथ आना, और वाइंडिंग अप का मतलब होता है समापन।
समापन मतलब वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी को लीगल प्रोसेस के थ्रू खत्म किया जाता है तो उसे बोला जाता है वाइंडिंग अप। अब देखो क्या होगा जब सेक्शन 8 कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को वायलेट कर रही है, उनकी बातें नहीं मान रही है, फ्रॉड कर रही है, लोगों के अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो ऐसे केस में उसे सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगेगा, हमें इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। अगर हम इस कंपनी को चलने की और परमिशन देंगे ना तो लोगों के लिए ये चीज सही नहीं है। जब गवर्नमेंट को ये लगेगा कि आपकी कंपनी को बंद करना ज्यादा बेटर है तो कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, मतलब कंपनी का समापन हो जाएगा, कंपनी के पास फुल स्टॉप लग जाएगा, कंपनी का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में जब भी कभी ये ऐसा केस होता है तो वाइंडिंग अप ही किया जाता है। लेकिन मान लो केस उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे हो जाए, गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, यार इन्होंने अपना ऑब्जेक्ट तो तोड़ा है या फिर इन्होंने हमारी कंडीशंस तो तोड़ी है, उन्होंने हमारी बातें तो नहीं मानी, लेकिन ये कंपनी काम बहुत सही कर रही है, इसके इरादे एकदम नेक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक के लिए ये चीज अच्छी है कि आप उसे और कंटिन्यू चलने दें, मतलब आपको ये लग रहा है कि यार ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा रही है, आपको ये लगता है कि इसे कंटिन्यू चलने देना इज बेटर, तो आप क्या करेंगे, फिर उसे एमलगमेट कर देंगे, मतलब उसे खत्म नहीं करा जाएगा, उसे एमलगमेट किया जाएगा। अमलगमेट किसके साथ किया जाएगा, किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ इसे जोड़ दिया जाएगा जिसके पास सेम ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर हमारा एजुकेशन था हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसका भी उस दूसरी वाली कंपनी का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होगा। हमारी दोनों कंपनीज को क्या किया जाएगा, मिलाकर एक कंपनी बना दिया जाएगा। अब ये जो अमलगमेशन होगा हमारा, उसके बाद हमारी कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज क्या रहेंगी, हमारा क्या सिचुएशन रहेगा, हमारे ड्यूटीज और राइट्स क्या रहेंगे, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। हमें अमलगमेट करने का ऑर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, इसी वजह से हमारे अमलगमेशन के बाद का सिनेरियो क्या रहेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये जो सेक्शन 8 रिवोकेशन वाला मैंने बताया सेक्शन 8 में, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कि लाइसेंस रिवोक होगा जब आप अपने या तो अपने ऑब्जेक्ट को नहीं पूरा कर रहे हैं, या कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली काम कर रहे हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपका लाइसेंस कैंसिल होते ही आपको अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना होगा किसी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। देखो प्रवीण का एक डाउट आया है कि मैम अगर वो कंपनी खुद को अमेलगमेट नहीं करना चाहती किसी दूसरी कंपनी के साथ तो क्या होगा, तो फिर भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो उसे वाइंड अप कर देगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये चाहती है कि उसे कंटिन्यू करना लोगों के लिए अच्छा है तो वो क्या करेगा, उस कंपनी को अमेलगमेट कर देगा, बस उसकी जो मेंबरशिप है वो खुद ले लेगा और वो किसी और को दे देगा। समझ रहे हो आप लोग? डिपेंड करता है, पूरा का पूरा ये जो केस है ना, ये पूरा सीनेरियो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा। देखो मैंने ये बोला कि मान लो ये कंपनी अमलगमेट नहीं होना चाहती है, तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, इसकी एसेट्स लायबिलिटी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जो मेंबर्स होंगे उनको बोला जाएगा गेट आउट। ठीक है, जो भी इसके एसेट लायबिलिटीज और जो ऑपरेट करने वाले हैं सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगा और इसे इस कंपनी में जोड़ देगा, दूसरी कंपनी के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा, मतलब किसी दूसरी कंपनी को वो सारे एसेट लायबिलिटीज देकर उनका नाम एक साथ कर दिया जाएगा। और मोस्टली कंपनीज कभी भी मना नहीं करती है कि हमें अमलगमेट मत करो, कंपनी खुद चाहे तो दूसरी कंपनी में फिर कन्वर्ट भी हो सकती है। देखो एक चीज और मैंने इसमें बताई नहीं आपको, ये जो वाइंडिंग अप होता है ना, इसका एक ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, देखो समझना, एक कंसेप्ट छोटा सा और रह गया अपना। देखो क्या होता है,
वाइंडिंग अप में आपको याद है मैंने क्या बताया था आपको? मैंने वाइंडिंग अप में आपको बताया था वाइंडिंग अप एक प्रोसेस होता है। क्या चीज का प्रोसेस होता है? किस क्या होता है इस प्रोसेस में? कंपनी के पास जो एसेट्स है उन्हें वैल्यू किया जाता है और जो लायबिलिटीज है उन्हें भी वैल्यू किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि एसेट्स से लायबिलिटीज किस हद तक पे हो सकती है। जो भी एसेट्स मिलती है उनसे लायबिलिटीज को चुका दिया जाता है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। मान लो इस प्रोसेस में एसेट्स आई अपनी 20 लाख की। गाइज आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ढंग से सुन लो। वाइंडिंग अप के प्रोसेस में एसेट्स को कैलकुलेट किया, लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया। एसेट्स आई मेरे पास में 20 लाख रुपीज की, मेरी लायबिलिटीज आई थी 11 लाख रुपीज की। मेरे पास जो 9 लाख सरप्लस बचा, अगर ये कोई और कंपनी होती, यानी कि अगर ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता, तो मैं इसे मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती। अब क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है और इसके मेंबर को हम कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे नहीं सकते हैं, ये बताओ इस 9 लाख का हम क्या करेंगे? क्या हम इसे मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या आपके अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए इस 9 लाख का? जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। हाँ प्रवीण, एकदम सही जवाब है। किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जिसका सेम ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रमोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, वी विल प्रमोट द सेम ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही गाइस। जो हमने प्रॉफिट्स के टाइम पर पढ़ा था ना, कि अगर मान लो हमें डोनेशन वगैरह कुछ मिला और हमारे यूज नहीं आ रहा है, तो हम किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को दे देंगे जिसका सेम ऑब्जेक्ट होगा। वही वही सेम प्रोसेस इस 9 लाख का किया जाएगा, हम इसे दूसरी को दे देंगे। मतलब सरप्लस अगर हमें मिल जाता है वाइंडिंग अप में, तो वो हम इन्वेस्ट कर देंगे दूसरी में। एग्जैक्टली गौरव, दूसरी को दे दिया जाएगा। लेकिन अब आपको एक चीज, एक नया कंसेप्ट यहाँ समझना होगा। कौन सा नया कंसेप्ट की मैं बात कर रही हूँ? देखो, जैसे हम लोग वाइंडिंग अप पढ़ते हैं ना, इसका ही एक तरीका होता है स्ट्राइकिंग ऑफ। आप लोगों ने जहां लिख रखा है ना वाइंडिंग अप वाला, वहां आप लोग छोटा सा नोट बनाकर स्ट्राइकिंग ऑफ लिख लेना, ताकि आपको याद रहे कि स्ट्राइकिंग ऑफ जैसा भी कुछ होता है और ये क्या होता है वो समझो। देखो, स्ट्राइक ऑफ क्या होता है? स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है ये, किसी भी चीज को बीच में से काट देना। ये क्या हो गया? इसका मतलब है मैंने अमलगमेशन को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। आप बोलोगे मैम नहीं समझ आया। देखो क्यों नहीं समझ आया, इसका कंसेप्ट समझना। स्ट्राइकिंग ऑफ जो होता है ना, ये वाइंडिंग अप का एक सिंपल फॉर्म है, एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है इस किसी भी कंपनी को खत्म करने का। अब कंपनी को खत्म कैसे किया जाएगा स्ट्राइक ऑफ से? देखो क्या होगा, जब कंपनी बनती है तो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाती है, यानी कि आरओसी के पास जाती है। आरओसी के पास जो लिस्ट होती है किसकी? कंपनीज की, उसमें सबके नाम होते हैं और आपकी कंपनी का नाम भी जोड़ दिया जाता है। जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है, कंपनी के नाम को एंटर कर दिया जाता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, इस लिस्ट में, जो कि आरओसी मेंटेन करता है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब हमारे जो पप्पा जी है, पप्पा जी ने हमारे इस नाम को एंटर कर दिया। एंटर करते ही ये पता लगा कि हम कुछ गलत करने करने लग रहे हैं, या फिर हमने खुद को जो रजिस्टर करवाया था वो गलत तरीके से रजिस्टर करवाया था। हैंड टू हैंड ही आरओसी ने नाम एंटर किया, अगले ही दिन इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। जो भी नाम था उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, हटा दिया वहां से। आप बोलोगे मैम वाइंडिंग अप क्यों नहीं हुआ इस टाइम पर, स्ट्राइक ऑफ क्यों हुआ? देखो, जब कभी कंपनी नई नई बनी है, नई नई बनी है, वाइंडिंग अप तो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एसेट्स को कैलकुलेट करते हो, लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते हो। बट अगर ये कंपनी नई नई बनी है, इसके पास न तो कोई एसेट है और न ही कोई लाइबिलिटी है, न तो आपको एसेट कैलकुलेट करनी है ना लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बनते ही आपको ये पता लगा कि यार ये कंपनी तो चीटिंग कर रही है, इस कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो सही नहीं है, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंटली वर्क करना है। ये बात आपको अगले ही दिन पता लग गई और आपने इस कंपनी का नाम को हटाना चाहते हो, तो आपको वाइंडिंग अप करने की क्या जरूरत है? वाइंडिंग अप में एसेट लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है, बट वो तो आपको करनी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस कंपनी के नाम को उस रजिस्टर में से यहां से ऐसे क्रॉस कर देंगे। जस्ट इतना सा काम होगा और मान लिया जाएगा कंपनी खत्म।
ठीक है, तो ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना अमलगमेशन वाइंडिंग अप, इसी में एक टॉपिक ये भी हो सकता है स्ट्राइक ऑफ। जो चार्ट आपने बनाया है उसमें एक अलग बॉक्स और बना लो स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब भी क्या होता है, कंपनी को खत्म करना। बट खत्म किस तरीके से कर रहे हैं, वाइंडिंग अप का सिंपल तरीका है ये कंपनी को खत्म करने का, जो हम सारी कंपनीज पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये हम उन्हीं कंपनीज पर अप्लाई करते हैं जिनके पास कोई एसेट या लायबिलिटी होता ही नहीं है। इज इट क्लियर? अभी कोई डाउट्स है अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड, तो आप कोई भी किसी भी तरीके का सेक्शन 8 से रिलेटेड डाउट तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से सेक्शन 8 कंपनी पूरा हो चुका है। आपको जो डाउट्स है मॉड्यूल से हम पढ़ेंगे। मैम अगर वाइंडिंग अप के प्रोसेस में अगर असेट्स 29 लाख है और हाँ लायबिलिटी 30 लाख है, तो जो हाँ, डेप्रिसिएशन अमाउंट है 1 लाख, वो कहाँ से? वो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से देखेगा, उसको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर दिया जाएगा। जैसे कि जैसे मैं ये बोलूँ, सॉरी सॉरी, प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दिया जाएगा। जैसे अगर किसी का 1 लाख का ड्यूज है, किसी का 2 लाख का ड्यूज है, इस 1 लाख वाले को 90,000 देकर सल्टा दिया जाएगा। इस 2 लाख वाले को 1,80,000 देकर कुछ कुछ अमाउंट सबको कम कम पे कर देके और उन्हीं को फिर वहीं पर सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। मतलब प्रोपोर्शनेट पेमेंट हो जाता है उस केस में। और ये कितना प्रोपोर्शनेट होगा ये डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाइंडिंग अप के टाइम पर जो स्कीम होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा फिर। एनी मोर डाउट्स?